अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ और जनाब आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और जनाब पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। तो जनाब वीकेंड है और वीकेंड का आगाज़ जनाब एक बहुत ही खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं, जिसका हम सब कभी ना कभी जाने अनजाने में ख़याल नहीं करते हैं, और वो है किसी दूसरे के किसी राज के बारे में लोगों को बताना, जो उसने सिर्फ़ आपको अपना समझकर किसी लम्हे बताया हुआ होता है। वैसे तो हम दिन में ना जाने कितने गुनाह कर गुज़रते हैं जो कि हमें हरगिज़ नहीं करने चाहिए, और उनमें हमारे लिए सरासर नुकसान ही होता है। और एक मुसलमान की दीनी और अखलाकी ज़िम्मेदारी भी यही है कि वो किसी दूसरे का राज फाश ना करे और किसी की पोशीदा बात जानने की कोशिश भी ना करे, और एक दूसरे के अयूब की पर्दादारी करे, उन्हें छुपाने की कोशिश करे। और हम सब के कंधों पर एक ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जनाब हमारे अंदर ना इस ज़िम्मेदारी की अदायगी में बहुत ज़्यादा कोताही की जाती है। और अल्लाह पाक इन तमाम तर चीज़ों पर और ख़ास करके हमारे अयूब पर पर्दा डालता रहता है और दूसरों पर ऐब अफशान नहीं करता है। लेकिन अफसोस कि जनाब दूसरों के राज और उनके ऐबों का ढिंढोरा पीटते हैं बहुत से लोग, और फिर उन्हें ये कहा जाता है कि ये हक़ किसने दिया है कि दूसरों के राज फाश करते रहें। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना कि वो तुम्हें अपनी इज़्ज़त अमानत में दे रहा है, इसमें कभी ख़यानत नहीं की जानी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई आपसे कोई बात कर लेता है या अपना कोई मसला बताता है या अपना कोई राज आप तक पहुंचाता है, अपना दिल का दुख जो है आप तक पहुंचाता है, तो यहाँ से एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास वो चीज़ें जाना शुरू हो जाती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उसी तरह चीज़ें जा रही होती हैं, उसी तरह आपकी बातें पहुंच रही होती हैं, बल्कि उसके अंदर 3-4 और बातें ऐड ऑन करके आगे पहुंचाई जा रही होती हैं। तो मैं कहती हूँ कि इस तरह की चीज़ों से हमें गुरेज भी करनी चाहिए और परहेज़ भी करनी चाहिए, ताकि हम एटलीस्ट अपनी ज़ात को मुतमईन कर सकें। क्यों लोगों को हम मुतमईन करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें और इस तरह के नागुज़ीर जो अमाल है ना वो कर गुज़रते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अकेले बैठे हुए होते हैं ना, तो मैं यकीनन कह सकती हूँ, 100% कह सकती हूँ कि आपका जो ज़मीर है ना वो ज़रूर आपको मलामत करता होगा कि ये चीज़, ये अमल आपने गलत किया है। तो इसलिए जब आप अकेले बैठते हैं ना तो ख़ुद का एनालिसिस ज़रूर करें और उसके ऊपर गौर व फिक्र करें कि हमने क्या चीज़ गलत की है और क्या हमें चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, और इसके हवाले से अब हम बेहतर क्या कर सकते हैं और आगे इस तरह की कोई चीज़ हमने नहीं करनी है कि ख़ुद को सेटिस्फाइड कर सकें, एटलीस्ट हमारी ज़ात मुतमईन रहे और इत्मीनान सुकून के साथ हम ज़िंदगी गुजार सके। तो बस यही इतना सा पैगाम होता है कि जनाब सुकून के साथ ज़िंदगी आप भी गुजारिए और दूसरों को भी गुजारने दीजिए। हम भी आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सेगमेंट हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और एक्सपर्ट से इनका बेहतर इलाज और एहतियात जानते हैं। तो जनाब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसाने के कैंसर का आलमी महीना मनाया जा रहा है। दुनिया में हर साल कैंसर के 18 मिलियन नए केसेस की तशख़ीस होती है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने पाकिस्तान में रिपोर्ट किया है कि नए तशख़ीस शुदा कैंसर का तनासुब 0.18 मिलियन है और कैंसर से होने वाली अमवात की तादाद 0.11 मिलियन है और जारी केसेस की तादाद 5 साल में 0.32 मिलियन हो गई। और कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जो खामोशी से किसी को भी अपना शिकार बना लेता है और बर वक्त इसकी अगर तशख़ीस ना हो तो इलाज लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। और अगर बात की जाए मसाने की कैंसर की, तो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक मसाने का कैंसर दुनिया भर में 10वां नंबर है जो सबसे आम कैंसर है, और ये मर्दों में 6ठा सबसे आम कैंसर और औरतों में ये 17वें नंबर पे आता है।
2020 में दुनिया में मसाने के कैंसर के 5,73,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए थे और जो अब 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सिर्फ अमेरिका में ही बताया ये गया है कि 80,000 अफराद में सालाना तशख़ीस हुई है। और अगर पाकिस्तान में बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में मसाने का कैंसर मर्दों में चौथा है और ख़वातीन में 8वां सबसे आम कैंसर है। तो आज हम ब्लैडर कैंसर या जिसको मसाने का कैंसर कहते हैं उस हवाले से बात करेंगे कि जनाब इसकी वजूहात क्या होती हैं, क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, इस पर बात करेंगे। इस वक्त इन स्टूडियोज़ में डॉक्टर सकलैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हैं एसोसिएट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, ब्लैडर कैंसर या जिसको मसाने का कैंसर कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि हमारा मसाना जो है वो काम क्या करता है। लोगों की अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा वो बता दें, फिर उसके बाद कैंसर पे आते हैं। जी बहुत शुक्रिया। आज आपने ये मसाने के आलमी जो महीना मनाया जा रहा है उसके हवाले से बात के लिए मुझे बुलाया है और लाजमी तौर पर ये बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि ख़ास तौर पर जिस तरह भी आपने अपने इंट्रो में बात की है कि मर्दों में इसकी शरह कितनी ज़्यादा है और फिर ये आपने ख़ुद ही डाटा बता दिया है कि 3 साल पहले कुछ और उसके बाद अब कितना 3 गुना इजाफा उनकी तादाद में सिर्फ एक मुल्क में हो चुका है। इसी तरह ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी कम नहीं है और पाकिस्तान में भी इसका जो पेशेंट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अब मसाना करता क्या है? आपने ये बड़ा अहम सवाल उठाया है। देखें, ये हमारा जो निज़ाम है गुर्दों का और मसाने का ये तकरीबन इकट्ठा है। अच्छा, इस हिसाब से हम बात करते हैं कि गुर्दों में पेशाब बनता है, उसने सारे जिस्म का जितना भी जो चीज़ें आपकी ज़रूरत हैं वो आपके जिस्म में रिटेन हो जाएंगी। बाकी सारी चीज़ें जो गुर्दों ने है वो इखराज करना है। अब गुर्दों का ये निज़ाम है इखराज का। वहाँ पे वो ये पेशाब बना के जो फाजल मादे हैं वो गुर्दों में कलेक्ट होते हैं और वहाँ से पेशाब की नालियों के ज़रिए, जिसको हम यूरेटर्स कहते हैं, ये सारा जो पेशाब या फाजल मादे दूसरी तरह आप इसको कह लें, ये मसाने में आके इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, अब जब ये मसाने में आके पेशाब हमारा इकट्ठा होता है तो अब अगला काम ये है कि मसाना उसको रिटेन तो नहीं कर सकता और ना रख सकता है, क्योंकि ऊपर से ये एक मुस्तकिल 24 घंटों का प्रोसेस है कि जिसमें ये पेशाब की मिकदार, फाजल मादों की मिकदार बनती रहनी है और मसाने में आती रहनी है। अब मसाना एक स्टोरेज का काम अदा करता है इस फाजल मादों के लिए और फिर उसको स्टोर करके तो उसने बाहर निकाल देना है। फिर हमारी पेशाब की आगे जो नाली होती है, मसाना फिर कंट्रैक्ट करता है और वो जो स्टोर किया होता है 2 घंटे 4 घंटे के बाद जब भी आपको वो अर्ज होती है तो वो सारा यूरिन हम बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह ये 24 घंटे का एक सर्कल है जो हमारे जिस्म में चल रहा होता है, यानी कि गुर्दों से ये सर्किट शुरू होता है और मसाने पे आके स्टोर होता है और मसाने का काम ये है कि उस सारे फाजल मादों को जो पेशाब की शक्ल में होते हैं बाहर निकाल देते हैं। तो ये इतना अहम इसका फंक्शन है। क्या बात है, बड़ा अहम है इसका फंक्शन। तो अब थोड़ा सा ब्लैडर कैंसर पे आ जाते हैं कि ब्लैडर कैंसर क्या है, किस तरह होता है, क्या क्या कॉजेज़ हैं इसकी? जी, अब देखें, कैंसर को जनरली देखा जाए तो कैंसर होता क्या है ये आम फहम में समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो जिस्म है ये इसमें सेल्स होते हैं। सही। किसी भी बिल्डिंग जो बनती है तो आपको पता है कि ब्लॉक्स या ईंटों के ऊपर बनती है, तो हर एक ईंट जो है वो बिल्डिंग का सेल समझ लें। हमारी बॉडी है उसमें भी सेल्स हैं जिसके ऊपर ये सारी बॉडी बिल्ड करती है। अच्छा, इन सेल्स की एक नॉर्मल ग्रोथ होती है कि यानी कि इन्होंने वक्त के साथ साथ ग्रो करना है और एक उनका पूरा लाइफ स्पैन है कि इतनी उनकी मुद्दत है जिसमें वो अपना काम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद कुछ सेल्स ऑटोमेटिकली उनकी डेथ होती है, नए जनरेट होते हैं। तो ये एक बॉडी का सर्कल चलता है। अब जब हम कैंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो सेल्स की ग्रोथ है वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अच्छा। क्योंकि प्रॉब्लम हमारा ये डीएनए में चला जाता है, वहाँ पे ये सेल्स में चेंजेस आ जाती हैं। उससे क्या होता है कि इनका जो लाइफ स्पैन है ना, इनकी जो ग्रोथ का सारा साइकिल है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। जब ये बिल्डिंग की सेल्स की ग्रोथ ही ठीक नहीं है, वो प्री मैच्योर हो गई है या ज़्यादा होना शुरू हो गई है, जो कि कंट्रोल ही नहीं है, बॉडी के सिस्टम ही उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये एबनॉर्मल फिनोमेना है।
और ये किसी भी अज़ा के अंदर हो सकता ठीक है। जिस तरह कैंसर मुख्तलिफ जी, आपके जी। ब्रेस्ट के कैंसर हो सकते हैं, लंग्स के हो सकते हैं, प्रोस्टेट के हो सकते हैं, इसी तरह मसाने का कैंसर है। अब मसाने के कैंसर को हमने इसकी पहली आपको अलामात क्या होंगी, कैसे आपको पता चलेगा, कि या मसाने इससे का पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग हैं कि जो रिस्क पे हैं कि जिनको अच्छा। ये हो सकता है, फिर हम अलामत की जी, तरफ आ जी, जाते sure। हैं। सबसे पहले तो देखें, मसाने का कैंसर आपने खुद इंट्रो में बता दिया कि ये मर्दों में ज़्यादा होता है और औरतों में इसकी रेशो कम है। नंबर 2, जिस तरह एज आपकी बढ़ती है और ज़्यादातर ये जो मसाने के कैंसर हैं ये 50 साल से ज़ायद उम्र लोगों को होते हैं। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि मिडल और यंग एज में या छोटी एज में मसाने के नहीं कैंसर है। नहीं होते। ओके, ठीक है। सबसे बड़ा अब अगला रिस्क फैक्टर जो कि पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी उसका बड़ा अहम रोल है, वो है तंबाकू नोशी, सिगरेट पीना। सिगरेट पीना। मसाने के कैंसर की मर्दों में जो सबसे बड़ी वजह समझी जाती है वो टोबैको यूज़ है, सिगरेट नोशी है। ओके। अब आप ये देखें कि इस वक्त तो पाकिस्तान और पूरी दुनिया में देख लें कि तंबाकू का इस्तेमाल बहुत कितना ज़्यादा है। इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फिर जिनके फैमिलीज़ में ये कैंसर है तो वो फैमिलीज़ में आगे ट्रैवल रन कर कर रहा सकता है, तो वो रिस्क ग्रुप पे आ जाते हैं। इसके बाद बड़ा अहम वो वर्कर्स जो कि केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, सही। और ख़ास तौर पर जहाँ पे ये लेदर फैक्ट्री है, जहाँ पे रबर फैक्ट्री है, इन जो केमिकल्स है ना, ये जब हम बॉडी में ज़्यादा इनहेल कॉन्टीन्यूसली हुए जा रहे होते हैं तो ये केमिकल्स भी कैंसर का मौजूद हैं। ओके। तो इसलिए वो वर्कर्स भी एक रिस्क ग्रुप में शामिल होते हैं। तो ये जनरल चंद एक चीज़ें थी कि जो लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसकी साइंस एंड सिम्टम्स अब जो हम अलामत की तरफ आते हैं तो देखिए, सबसे पहली तो शुरू की स्टेज में तो शायद इसकी कोई अलामत इतनी महसूस नहीं होती। ओके। अब जनरल अलामत स्टार्ट आप देखें कि पेशाब का बार बार आना। अब मसाना, चूंकि मसाने के अंदर जो कैंसर के सेल्स हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं या उन्होंने वहाँ पे ग्रोथ बनाई है, अब मसाना इरिटेट होना शुरू होता है। लेकिन हम रूटीन में इस अलामत को इग्नोर कर देते हैं और कोई साल ये इग्नोर रहती है। इग्नोर होती है, हम कोई समझते हैं कि वैसे कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से है। हम ये समझते हैं कि जी शायद कोई लोग इसको शुगर की तरफ ले जाते हैं कि उसकी वजह से जी बार बार पेशाब आता है। अब वो डायबिटिक्स भी हो सकते हैं ना, जी, जी। तो वो ये समझ रहे होते हैं। तो एक तो पेशाब का बार बार आना। ओके। दूसरा ये है कि आपको बार बार पेशाब के जो इन्फेक्शंस जिन लोगों को होते हैं मसाने के, ओके, वो भी एक रिस्क फैक्टर है कि ये बाद में लेटर मसाना इतना इन्फेक्टेड और उसकी झिल्ली इतनी थिक हो जाती है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। पेशाब में खून आना। अच्छा, अब आपने रूटीन में यूरिन करने गए और आपने एकदम देखा है कि और बिल्कुल ये पेनलेस है, यानी कि इस आपको खून के साथ कोई पेन नहीं हो रही, तो पेनलेस ब्लड इन यूरिन, ये बड़ी अलामत है। आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, खास तौर पर कि अगर आप इन रिस्क ग्रुप में हैं, कि जिस तरह फिर गिनवा दूं कि उम्र 50 साल से ज्यादा है, तंबाकू इस्तेमाल करते हैं या किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं या खानदान में किसी को कैंसर रहा है, उसको अगर पेशाब में खून आ गया है तो इसका मतलब फौरी तौर पर वो रजू करे। इसके बाद अगली बात यह है कि अगर अंदर मसाने में कोई गिल्टी रसौली बन गई है और वो बड़ी हो गई है तो बाज़ दफ़ा पेशाब में रुकावट का भी बायस बन सकती है। ठीक है। तो पेशाब का बार बार आना, इन्फेक्शंस का हो जाना और पेशाब में ब्लड आना, ये अलामत हमें तवज्जो दिलाती हैं कि हमें मसाने के उसकी तरफ देखना चाहिए। अच्छा, तो किस तरह के टेस्ट कराए जा सकते हैं? ये सबसे अगली अहम चीज़ है। अब इसमें जो सबसे जनरल एक बात है ना कि जो हमें स्टार्ट लेना चाहिए, जिस तरह मैंने बात की इन्फेक्शंस की, तो सादा सा टेस्ट है कि एक आपका यूरिन कंप्लीट टेस्ट और यूरिन कल्चर होता है जी, जी। और एक अल्ट्रासाउंड है। अब आप थोड़ा सा पेशाब रोक के अल्ट्रासाउंड कराएं ताकि मसाना भरा हुआ हो, तो अल्ट्रासाउंड सारा आपका मसाने की अंदरूनी जो पूरी वो कैविटी है उसको पूरा देख लेती है। अच्छा, अगर अल्ट्रासाउंड पे कोई वहाँ पे मसाने में कोई गिल्टी, कोई रसौली या कोई ऐसी चीज़ के जो एबनॉर्मल है उसकी सारी दीवार के साथ नज़र आ जाए तो वहाँ पे फौरी कान खड़े हो जाते हैं। ये इब्तदाई मालूमात के लिए है। जी, जी। जो असल में फिर इसकी आगे तशखीस की तरफ बढ़ते हैं
कि जब ये हिस्ट्री भी हो कि उसको खून आया, जी जी, जब अल्ट्रासाउंड में आपको कोई गिल्टी या रसौली मिल गई, तो फिर जो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है ना, वो पेशाब की नाली से जो यूरोलॉजिस्ट सर्जन हैं हमारे, वो एक कैमरा डालते हैं, जिसको हम सिस्टोस्कोपी कहते हैं। वो कैमरे से पूरा सारा मुआयना किया जाता है मसाने का, और जहाँ पे ये गिल्टी या रसौली होती है ना, वहाँ से वो छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, टिश्यू ले लेते हैं, इसको हम बायोप्सी कहते हैं जी। ये कन्फर्म कर देती है कि जी आपको ये वाली जो गिल्टी थी, रसौली थी, ये कैंसर नुमा है या कि ये कैंसर नुमा नहीं है। क्योंकि अगर वो सिंपल कोई टिश्यू इकट्ठा हुआ है तो कम से कम आप पुरस्कून हो जाते हैं कि मुझे ये नहीं है। लेकिन इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए, खास करके अगर आपको ब्लड आ रहा है तो। अब जब अगर आपको उस बायोप्सी रिपोर्ट ने ये कन्फर्म कर दिया कि जी आपको तो कैंसर है, सही, अगली बात होती है इसकी स्टेजिंग की। देखिए इसकी 3 स्टेजेस पे हमें काम करना चाहिए। एक तो यह है कि अभी ये वाली जो गिल्टी थी ये बिल्कुल मसाने के अंदर सुपरफिशियल पड़ी हुई है, ऊपर पड़ी हुई है, उसका कोई फैलाव आगे नहीं गया। ये वो स्टेज है कि जो ट्रीटेबल है। अच्छा, जहाँ पे आप इसको फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रजू करके इसकी जो भी सर्जरी करवा के, जो भी कीमोथेरापी है जो भी होनी है, तो यहाँ पे इम्कान है कि आपकी आने वाली ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर सकती है, क्योंकि ये ट्यूमर, ये कैंसर अभी आगे आपके मसल्स फैला नहीं है। दूसरी स्टेज वो है कि जब ये आपकी झिल्ली से निकल के तो मसाने के जो मसल होते हैं, गोश्त होता है, उस तक चला गया, ये दूसरा है। यहाँ पे ये आगे थोड़ी सी एडवांस स्टेज है, और यहाँ पे भी बहुत सारी सर्जिकल और कीमोथेरापी के साथ इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ की सर्जरी या इलाज थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, एडवांस होगा। जो तीसरी आखिरी चीज़ है वो ये है कि जब इसका फैलाव आपके मसाने से निकलकर दूसरे हिस्सों में आ चुका हुआ है, और ये वो लास्ट स्टेज है कि जहाँ पे शायद जो इलाज आपके लिए है वो मुमकिन नहीं। अब आप ये देखें कि कितना अहम है इसको अर्ली पिक करना, उसी वक्त इसकी तशखीस करवा के और अपने इलाज को करा लेना, तो तभी हम ये जो नंबर और ये जो शरह की हम बात कर रहे हैं इसको हम रोक सकते हैं। लेकिन ये लास्ट स्टेज जो आपने बताई जिसमें इलाज ही मुमकिन नहीं है, तो पूरी दुनिया में इसका इलाज नहीं है, वो तो देखे ना, अब होता यह है कि उसमें अलामती तौर पर तो आपको सपोर्ट मिल रही होती है, लेकिन चूंकि उसका फैलाव एक हिस्से से बाहर जा चुका है। अगर आपने मसाना निकलवा दिया, एक मिसाल है, आपने मसाने का इलाज करा लिया, अच्छा, तो जो वो ट्यूमर के सेल, कैंसर के सेल आपके दूसरे हिस्सों में चले गए हैं, बोन्स में चले गए हैं, लिवर में चले गए हैं, दूसरी जगहों पे, तो वो फैलाव को तो आप नहीं ना हर हिस्से को रोक सकते। बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है कि इसका जो भी ट्रीटमेंट किसी भी कैंसर डिजीज में, वो आप कोई भी बीमारी इनिशियल स्टेजेस पे करा लें। इनिशियल स्टेज पे। लेकिन जो पेशेंट्स आपके पास अगर 3rd स्टेज पर आते हैं तो फिर उनके हवाले से क्या बहुत ट्रीटमेंट या क्या किया जाता है? हम उनकी देखें, हम सहारा तो देते हैं, और ये डॉक्टर का फर्ज होता है, लेकिन डॉक्टर साथ उनको ये बता भी रहा होता है, समझा भी रहा होता है कि आपकी स्टेज ये है, क्योंकि मरीज और उनके घर वालों को जब तक हम उनकी एक्चुअल स्टेज और हकीकत से आगाह नहीं करेंगे तो वो शायद फैमिली के लिए भी समझना या उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है, और फिर गैर ज़रूरी तौर पर वो इखराजात इन चीज़ों में पड़ जाते हैं, लेकिन आउटकम उनके हाथ में नहीं होता। तो इसलिए हम बड़ा क्लियरली बताते हैं, हाँ, जो सपोर्टिव मैनेजमेंट डे बाय डे, मसलन किसी को मॉडिफाई करके कीमोथेरापी लगा दी, कोई रेडियोथेरापी के कैंडिडेट हो जाते हैं, लेकिन यूजुअली जो सर्जिकल इंटरवेंशन है वो इस स्टेज में, जहाँ पे फैलाव वाली स्टेज है, वो बड़ी लिमिटाइज हो जाती है, वो यूजुअली नहीं की जाती। तो पहली स्टेज में जहाँ बिल्कुल सुपरफिशियल है वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, जहाँ पे अभी ये मसल्स में है वहाँ पे भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और सेकंड स्टेज पे जहाँ पे ये मसल में आ जाता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसके बाद क्या जो पेशेंट है उन्हें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, और ये क्या दोबारा भी हो सकता है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और इसमें दोनों ही चीज़ें बड़ी आपकी अहम हैं। अच्छा, पहले नंबर पर तो देखें, कोई भी कैंसर है, जब आप उसको ट्रीट करते हैं किसी भी चीज़ से, और अगर आप एक दफ़ा ट्रीट हो जाते हैं तो डेफिनेटली किसी ना किसी वक्त स्टेज में उसकी रिलैप्स यानी कि दोबारा रिकरेंस होने का इम्कान मौजूद होता है। अच्छा, आपकी ये श्योरिटी नहीं होती कि बॉडी से आपके जो कैंसर सेल्स हैं सारे
वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो वो बीमारी किसी ना किसी स्टेज पे इम्कान है, सारों को नहीं लेकिन किसी को हो सकती है। अब दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी की है कि प्रिवेंटिव मेजर्स कि एहतियाती तदाबीर। देखें, एक मरीज़ है जो पहले एक बीमारी में मुब्तला हुआ है और हम ये सोच रहे हैं कि उसके ये मुब्तला होने की वजह, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका अल्कोहल यूज़ है, वो शराब नोशी बहुत ज़्यादा करता रहा है, वो सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा करता रहा है, वो मोटापे का शिकार, उसका वज़न इतना ज़्यादा है, जितने रिस्क ग्रुप हमने बयान किए हैं, अगर उन ग्रुप्स में वो रिस्क अपने उनको कम नहीं करता, मसलन उसने ट्रीटमेंट तो ले लिया, इलाज करा लिया, उसी तरह ही लाइफस्टाइल जारी है, उसी तरह ही लाइफ का बिहेवियर जारी है, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो फ्यूचर में भी इससे बचा रहे। तो जिसने पहले काम, इसका मतलब ये हुआ कि एहतियाती तदाबीर मेरी नज़र में वो तो शायद उसके इलाज से भी सबसे अहम है, इसलिए कि सबसे पहले वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करे, अपने बिहेवियर को चेंज करे, तो फिर जाकर वो मुस्तकबिल में अपनी सेहत के हवाले से एक अच्छी सेहत को अपना रख सकता है। लेकिन अगर वही काम इधर से वो ट्रीटमेंट ले रहा है, इधर से वो सिगरेट नोशी कर रहा है, तो मुझे बताएं कि उसका फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा मैसेज है कि कोई भी पेशेंट ऐसा जो किसी भी कैंसर में मुब्तला है, चले हम ब्लैडर कैंसर की बात कर रहे हैं, किसी भी कैंसर तो में, इनके जितने भी हमने ये रिस्क चीज़ें बताई हैं, तो की मैसेज तो यही है कि कोई भी लोग, बल्कि आजकल तो दुनिया में क्या हो रहा है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं बाहर के मुल्कों में, तो उनकी तो स्क्रीनिंग जो है, मेडिकल चेकअप्स होते हैं कि ताकि उनको, अब देखें 50 साल से उम्र जो अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ पे ये लाजमी तकरीबन है कि हर बंदे ने अंतड़ियों का, क्योंकि अंतड़ियों का कैंसर इस एज में जाकर बढ़ जाता है, हाँ, तो हर साल वो अंतड़ियों की अपनी एंडोस्कोपी कराते हैं ताकि वहाँ पे वो नज़र में रहे, वो मुआलज के फॉलो अप, जस्ट स्क्रीनिंग, ताकि इस चीज़ को जल्दी पकड़ लिया जाए। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है ना, पेशेंट का फॉलो अप, और जो हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्क्रीनिंग के टेस्ट हैं, ये हम कराते ही नहीं हैं और ना ही हम इस तरफ आना चाहते हैं, बल्कि हम तो टेस्ट को लिख के देते हैं, तो उसके बाद मरीज़ कम से कम 6 महीने के लिए तो गायब हो जाता है कि वो कहता है कि नहीं, अच्छा मैं ठीक था, तो मैंने सोचा कि जब कोई अगली बीमारी आएगी फिर मैं आऊंगा। अलामत आने का मतलब ये है कि आपको बीमारी हो चुकी है। बीमारी हो चुकने का मतलब ये है कि आपकी स्टेज काफ़ी एडवांस हो गई है। क्योंकि मैंने शुरू में एक बात की है कि अगर आपकी अर्ली स्टेज है ना, तो अर्ली स्टेज पे तो यूजुअली इतनी सिम्टम्स भी नहीं होती। जब आपकी सिम्टम्स इतनी ज़्यादा आ गई है ना कि आप हॉस्पिटल में और डॉक्टर से रिज्यू कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्टेज भी बहुत आगे जा चुकी है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ को इग्नोर ना करें, और ये जो अलामत बताई गई हैं कभी भी, अच्छा एक और मसला है पाकिस्तान में कि अब जिस तरह पेशाब के प्रॉब्लम्स हैं, या किसी को खून आ गया है, या कोई मसाने के रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें हैं, लोग शुरू में अपने मुआलिज से बात करने में हिचकिचाते हैं। अब ये ख़वातीन में प्रॉब्लम हो तो भी वो मुआलिज के पास सीधा डायरेक्ट रिज्यू नहीं करेंगी। पहले सोचा जाता है कि अच्छा नहीं, क्योंकि कंप्लेंट मसाने के रिलेटेड हैं, इस तरह हैं, वो खुल के जाकर डॉक्टर से बात नहीं करते। इसमें बड़ा टाइम ज़ाया होता है। इसलिए आपको पेशाब के मुतल्लिका, मर्द और ख़वातीन को कोई भी प्रॉब्लम है, इसमें बिल्कुल ना हिचकिचाएं और फौरी अपने मुआलिज से रिज्यू करें। ये बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि मुआलिज ही आपकी उस सिम्टम को सुनकर आपकी अर्ली तशखीस करा सकता है, और वो बीमारी के जो शायद अभी शुरू की स्टेज में बड़ी आसानी से पकड़ के आपकी मुस्तकबिल की जो ज़िंदगी है उसको महफूज किया जा सकता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा रवैया लोगों का इस तरह नहीं है, अवेयरनेस नहीं है ना। तो लोग ये जो आपके टीवी प्रोग्राम्स हैं, जो हेल्थ बेसिकली हम ये कर रहे हैं सेशन, ये बेसिक मैसेज है लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कि वो जो रिस्क ये ग्रुप्स रखते हैं। रूटीन में भी साल में एक दफ़ा अगर अपना अल्ट्रासाउंड और पेशाब का टेस्ट करा लेंगे या मुआलिज से जाके मिल लेंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल ऐसे ही है। वो जाके जब मुआलिज उनसे 2-4 चीज़ें सुनेगा, उनको कुछ उनकी लाइफस्टाइल के बारे में हदायत दे देगा, उनके 1-2 जनरल टेस्ट करा के देख लेगा कि कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, तो अगर वो चीज़ वहाँ पे पकड़ी जा सकती है जो कि आपको मालूम ही नहीं है,
तो वहाँ पे तो ट्रीट हो सकता है। लेकिन डॉक्टर सकलैन मसला ये है ना कि हमारे यहाँ पे शुरू से ही प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता ना अपनी सेहत को, मतलब बचपन से ही वो चीज़ें चलती आ रही होती हैं और जब हम अधेड़ उम्र में पहुँचते हैं तो हमें ये लगता है कि चलो ठीक है, बचपन से जवानी तक और जवानी से यहाँ तक पहुँच गए तो इसी तरह चलें, क्या ट्रीटमेंट या क्या टेस्ट कराने की क्या ये बड़ा जरूरत कॉमन है। अगर हम पेशेंट को कहते हैं ना कोई कि जी आप अच्छा जी आप ये सिगरेट आप छोड़ दें और डॉक्टर साहब 70 साल इन्हें कुछ नहीं किया तो उनकी है, उनकी करेगा, ऐसे ही है। हाँ ये जी। माइंडसेट जो है ना। और दूसरी इसको बात आपने change बड़ी करने की अच्छी की जरूरत है, हमारी प्रायोरिटीज में अब ये है कि जब हम घर से निकलते हैं ना तो अगर हमारा कोई हेल्थ या मेडिकल चेकअप है ना तो हम सबसे आखिर में उसको रखते हैं, बाकी काम पहले करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि बाहर के मुल्कों में उल्टा है, वो सबसे पहले अपना ये काम परफॉर्म करेंगे जी हम हेल्दी हैं तो बाकी काम कर एग्जैक्टली इसी तरह अगर हम सबसे पहले अपनी सेहत को रख लेंगे ना तो इन तमाम तर जो बीमारियां हैं इनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। यहाँ पर ये जो शरह हम आपको बता रहे होते हैं कि इतने % इन बीमारियों की शरह बढ़ गई है, इसमें कमी ला सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सकलैन हैदर मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ा तफसीलन हमने इस ब्लैडर कैंसर के हवाले से बात की और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से हमें समझाया कि ये होता क्या है और किस तरह इसकी तशखीस की जा सकती है ताकि आप अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं सियासी मंजरनामे की। तो हमने देखा कि इमरान खान गिरफ्तार हुए और मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। लोगों का रद्द-ए-अमल इस कदर शदीद था कि उन्होंने मुल्की तनसीबात को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। और वो अलग बात है कि दोनों इतराफ़ से अपना अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और इल्ज़ाम दर इल्ज़ामात की कोशिश की गई। अब कौन झूठा है कौन सच्चा है इसकी तहकीकात की जा रही है। इमरान खान रिहा भी हो गए और कुछ कारकुनान भी रिहा हो गए और सैकड़ों अभी तक ज़ेरे हिरासत में है। इसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ जिसमें PTI की मरकज़ी क़यादत और सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी ओहदे छोड़ने और इस्तीफ़े देने शुरू कर दिए और अब तक PTI के 30 से ज़ायद अहम रहनुमा मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और अभी काफ़ी लोग हैं लाइन में लगे हुए हैं। और इमरान खान का कहना है कि जबरी तौर पर पार्टी छुड़वाई जा रही है। खान साहब ने मुज़ाकरात का भी इशारा दे दिया है, लेकिन हमारी सियासत में सियासी जमातों के कायदीन ने एक दूसरे के खिलाफ जो जारहाना अंदाज इख्तियार किया हुआ है, इससे एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। आईनी और हुकूमती बहरान आए रोज़ बदतरीन शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। मुल्क का बाशऊर और संजीदा तबका इसी फिक्र में है कि अगर मौजूदा सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो हालात ख़राब होने या फिर फसाद बर्पा होने में देर नहीं होगी। आखिर ये सियासी बहरान कब और कैसे ख़त्म होगा, इसका हल क्या है, इस पर आज हम थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अयाज अमीर साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है आगे PTI के हवाले से, जो कितने कायदीन हैं, सीनियर लीडरशिप है मुस्ताफ़ी हो चुकी है, अपने ओहदे उन्होंने छोड़ दिए हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? इन पर कोई भारी शख्सियत कौन है जिसने छोड़ी है? जब बड़ी पार्टीज होती हैं, मैस पार्टीज होती हैं, उसमें बहुत सारे हैवीवेट्स होते हैं और बहुत कम वजनी किस्म के लोग होते हैं। अब उनके जाने से मेरे ख्याल एक बड़ी पार्टी को इतना फिक्र जो है नहीं पड़ता। तो आपने तो बहुत कह दिया कि बड़े कायदीन जा रहे हैं। अगर आप फवाद चौधरी को कायद समझते हैं और असद उमर को कायद समझती हैं, वो तो और बात है। लेकिन जो PTI के आइडियोलॉजिकल वर्कर्स हैं, आप फ्रंटियर में देख लें, पंजाब में देख लें, उनमें से तो मेरे ख्याल में मेरी नाक़िस मालूमात के मुताबिक कुछ शायद ही कोई गया है। तो हाँ जी, तो PTI के बारे में ये है। लेकिन अगर इतनी डिफेक्शंस हुई हैं जैसे आप कह रही हैं कि ये भी चले गए वो भी चले गए, तो फिर क्या डर है? फिर तो इलेक्शन अनाउंस कर देने चाहिए। जी बिल्कुल। आपकी बातों से तो ये लगता है कि बहुत कमजोर हो गई है PTI। अगर है तो भाई वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि इन सब के जाने से क्या PTI कमजोर हो पाएगी, क्योंकि क्या आपको लगता है कि PTI का मुस्तकबल पीपल्स पार्टी यहाँ पर काफ लीग की तरह हो सकता है इन लोगों के जाने के बाद, क्योंकि इनको महदूद कर दिया जाएगा? अगर भाई एक टेस्ट तो ये है कि आप अवाम से रुजू करें। अच्छा। अवाम से सारों को डर लगा हुआ है, बातें इधर उधर केसेस की, एक माहौल तो एक बना दिया गया, सख्ती का माहौल मुल्क में बन चुका है और खुल के बात करना जो है वो मुश्किल हो गया है।
लेकिन अगर ऐसी सूरत-ए-हाल है तो जिसे हम अवाम कहते हैं, उसके पास आप जाएं और अवाम से पूछें आप क्या है। अवाम से सारे डर रहे हैं। अब जब पार्टी कमजोर हो गई है, घेरा तंग हो गया है इमरान खान के खिलाफ, केसेस उनके खिलाफ दर्ज हैं, तो फिर अवाम से इतना क्यों डर है? फिर तो मरियम नवाज ने भी कल कहा था, कल जो उन विहाड़ी में तकरीर फरमा रही थी कि आइंदा इलेक्शन में पीटीआई का टिकट लेने के लिए कोई नहीं होगा। वाह, मुबारक हो आपको आपके इस ऐलान पर। तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए जब टिकट लेने वाले कोई नहीं होगा। और इलेक्शन आप कराइए और अवाम के पास जाइए। लेकिन अवाम का नाम देते हैं तो सारों को पता नहीं, जैसे सांप सूंघ जाता है ऐसे लगता है, और उस तरह नहीं चाहते। पंजाब में इलेक्शन होने थे, वो तो चले किस्सा गोल हुआ, हमें पता ही नहीं है कि वो पंजाब का जो इलेक्शन की तारीख थी मई 14 किस कूड़ेदान में पड़ी हुई है। अब तो शक हो रहा है कि अक्टूबर में भी कराते हैं या नहीं कराते। जब इतना कुछ भारी हाथ से आप इन शख्सपसंदों को डील कर रहे हैं, सजाएं दे रहे हैं, जेलें भरी जा रही हैं, तो फिर इतना डर क्यों? तो ये मेरी समझ में बात है। लेकिन सर आजकल ये भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और पीटीआई को छोड़ने की बात कर रहा होता है और वो बहुत अफसरदा नज़र आ रहे होते हैं स्क्रीन पर, हमें बहुत से लोग रो भी रहे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। तो ये क्या सूरत हाल बन रही है, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। नहीं, एक तो है आप कह रहे हैं प्रेस लगते हैं, तो लगता है कि बहुत से थोड़े से शर्मिंदा, लेकिन कई जिनसे वो नजदीक में नहीं। आपने वो परफॉर्मेंस देखी होगी फयाज़ हसन चौहान साहब। हाँ जी। मैं तो देख तो मेरी हंसी नहीं रुक गई। अच्छा, कल वो सिंगर इब्राहिम आए थे, वो जिस किस्म की फनकारी का मेरी फिर हंसी नहीं, उनके आंसू भी निकल रहे। वो कहते थे मैं इतना बड़ा आदमी, अच्छी बड़ी रेपुटेशन, अभी भी जवान, मतलब अब तक जवान, तो अपनी जवानी क्यों खराब कर रहे हैं? लेकिन पता नहीं कहीं तो ज्यादा आपको उमर चीमा को देखा, वो हथकड़िया परसों अदालत में क्या चल रहा था, क्या उसने कहा पार्टी में हूँ, बकर हूँ, और छोड़ने का तो सब महमूद रशीद ने किया कि मैं पार्टी छोड़ तो सब नहीं कर सकता। और ये जो मतलब खातून है, उम्र खातून, कितनी उम्र है जी, पहले तो बात के था कि लेकिन साहब ये जमीर जाग रहा है या जमीर को जगाया जा रहा है? बिकॉज वो लोग तब जब वो रिहा हो रहे हैं, जेलों से बाहर निकल रहे हैं और तभी पार्टी छोड़े हैं, ये कह लें कि पार्टी छोड़ने पर ही उन्हें जेलों से रिहा किया जा रहा है। और जो लोग कह रहे हैं कि हम अभी भी इमरान खान के साथ हैं, पीटीआई के साथ हैं, वो अभी भी जेलों में बंद है। तो बिल्कुल आपने इस तरह जो इस्तेमाल किया, जगाने की कोशिश, बिल्कुल जमीर जगा, और जिनका जमीर जाग रहा है तो ये असद उमर को, और कितने औहदों से तुम्हें नवाजा, तुम अहल नहीं, तुम्हें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस किया गया, और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस तुमने डॉलर तो उड़ान है और पे करती है। जमाने में ये सांप फैसला ना कर नहीं होता कि IMF में जाना है कि सर आपसे दोबारा से राब्ता करते हैं, आपकी ना आवाज़ कट कट के आ रही है। और जिस तरह अयाज अमीर साहब कह रहे थे कि तमाम तर लोगों के जाने से या ओहदा छोड़ने से या पीटीआई से मुस्ताफ़ी होने से पीटीआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पीटीआई जो है वो उसी तरह मकबूल रहेगी और उसी तरह वो आगे बढ़ती रहेगी। और उनका ये कहना है कि एक ही मुतालिबा है कि जनाब इलेक्शंस करवाए जाएं, और इलेक्शंस में क्यों डिले किया जा रहा है। और यही सिलसिला आज चलता भी आ रहा है और आज भी इस हवाले से समाअत है इलेक्शन कराने के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की समाअत है। पता चलेगा कि जनाब इसके बाद क्या फ़ैसला आता है। लेकिन ये सारी
सूरत हाल पॉलिटिकल सनेरियो है जिसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि पीटीआई के जो 30 से ज़ायद कारकुनान हैं, जो लीडरशिप क़यादत है, आला क़यादत है, लीडरशिप अहदेदारान हैं, वो पीटीआई से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। पीटीआई से उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली हैं और पिछले काफ़ी दिनों से ये सिलसिला शुरू हो चुका है कि पीटीआई के जो आला क़यादत होती है वो सबसे पहले आके कॉन्फ्रेंस करती है और उसके बाद वो अलहदगी का इजहार करती है। और जो पीटीआई के चेयरमैन हैं इमरान खान, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है और ये कहना है कि जबरी तौर पर पार्टी छुड़वाई जा रही है, ये ख़ुद से नहीं छोड़े हैं। दूसरा ये भी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात का भी उन्होंने इशारा दे दिया है। वो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने बरतानवी एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं इस्टेब्लिशमेंट या फिर आर्मी चीफ से भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। अयाज साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? सही है। अच्छा अयाज साहब, वो ज़मीर के हवाले से आप बात कर रहे थे, वो थोड़ी सी कट रही थी, बताइएगा ज़मीर जाग गया इन लोगों का, क्या कह रहे थे आप? बस देखिए ना, अभी मुझे खबर आई है कि अली जैदी ने भी कोई कुछ बयान दे दिया है, खुसरो बख्तियार ने दे दिया है। अच्छा। अब खुसरो बख्तियार साहब जैसे आदमी हमारा दोस्त है, मेरे साथ पंजाब असेंबली में रहा है, हमसे उम्र में छोटा है, तो खुसरो बख्तियार साहब जैसे लोग हैं, इनका ज़मीर जब हर तब्दीली होती है मौसम का तो इनका ज़मीर करवट लेता है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हैरानगी इस बात की है कि ऐसे लोगों को पीटीआई ने इतनी अहम पोजीशनों पे क्यों डाला, क्योंकि वोट बैंक इसका और किस्म का है और जो गिर्द होते थे खान साहब के, ये फवाद चौधरी वगैरह के और असद उमर और आमिर कियानी, ये और किस्म के लोग थे। ये अब हालात के जबर से सारा जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल कई लोगों ने लिखा है, कई लोगों ने कहा है, ये तो पीटीआई पे एहसान हो रहा है कि सारा कचरा निकल रहा है उसमें से, और ये तो इनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। इस कचरे को खान ने खुद निकालना नहीं था। हालात ऐसे पैदा हो गए, ये सारे कचरों के पर जो है वो लंबे हो गए और ऐसी उड़ाने वो भर रहे हैं। ये तो अब जैसे खुसरो बख्तियार का पीटीआई को छोड़ना पीटीआई के लिए बहुत नेक और एहसन कदम है। बहुत इन्होंने एहसान किया है कि जान छोड़ रहे हैं पीटीआई। तो ये तो बस ऐसे अमल होता रहता है। बात तो ये है कि वोटर छोड़ते हैं या नहीं। वोटर छोटे, इलाज तो वोटर्स का करना चाहिए, वो उनके राय नहीं बदल रही। आप भी बाजार में निकले, कोई सर्वे करें किसी बाजार में, किसी मार्केट प्लेस में, कहीं जहां आवाम होते हैं, जाहिरन नहीं तो वैसे पूछने भाई कहाँ वोट देना है, तो आपको 5, 10, 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा। तो मसला तो वो है। मतलब अभी भी पीटीआई के टिकट की उतनी ही मकबूलियत है, क्योंकि पहले कहा जाता था अगर इमरान खान साहब किसी खंबे को भी टिकट दे देंगे ना तो वो भी जीत जाएगा, तो अभी भी उतनी ही मकबूलियत है इनकी टिकट की। देखिए, वो तो चले, कोई नहीं है मकबूलियत, भाई इलेक्शन तो कराए ना। मसला ये है कि जो एक हल होना चाहिए इस मुल्क के बहरान का, उसकी तरफ कोई जा नहीं रहा। अगर आपने तमाम अपनी एनर्जीज, अपनी कुव्वत इस पे लगाना है कि आपने पीटीआई को सबक सिखाना है, इमरान खान को ये करना है, और दूसरा सर पीटीआई को कलअदम करार देने की भी बाज़गश्त चल रही है, खबरें मौसूल हो रही हैं। गुजारिश कर रहा हूँ कि आपकी तमन्नाइयां इसी पे लगी रहेंगी तो मैशत को कौन संभालेगा। सिक्योरिटी सिचुएशन हमारा बॉर्डर पे, जो वेस्टर्न बॉर्डर है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, हमें पता है कितना खराब है। इन मसाइल को से कौन निपटेगा? इसी के पीछे लगे रहेंगे। जैसे ज़ियाउल हक का था कि ये पीपल्स पार्टी को क्रश करना है, याया खान का था बंगालियों को क्रश करना है। अच्छा भाई, आपने बंगालियों को क्रश कर लिया, फिर आपको हासिल क्या हुआ? आपने पीपल्स पार्टी को क्या कोई क्रश कर लिया, कोई खत्म हो गया? तो ऐसी बातें क्या है, ये सोचने की जरूरत है ना। कितनों पे मुकदमात चलेंगे, कितने जेल आपके? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा सर हमने देखा है कि जहांगीर तरीन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और ये कहा यह जा रहा है कि पीटीआई से भी फॉरवर्ड ब्लॉक निकल सकता है और कुछ लोग उनके साथ भी जा सकते हैं, एक अलग जमात बन सकती है, नई पार्टी बन सकती है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक्स जो हैं पीपल्स पार्टी में बने थे, फॉरवर्ड ब्लॉक्स नून लीग में बने थे, काफ लीग वगैरह फॉरवर्ड ब्लॉक्स ही थे ना। जी, पीटीआई में भी आप बना लें, एक दर्जन बना लें।
बात तो है कि अवाम उसकी राय क्या है, वो कहाँ जाए। आपने अगर सारे ब्लॉक्स बना दिए, पीटीआई को कमजोर कर दिया, तो मैं दोबारा बात करूंगा, तो फिर तो इलेक्शन होल्ड करने में कोई अमर माने नहीं होना चाहिए। आप अनाउंस करें कि हाँ जी हम पॉलिटिकल क्राइसिस को हल कर रहे हैं, हम ये हतमी तारीख है इलेक्शन, उस तरफ कोई जा नहीं रहा। अजीब अजीब इधर उधर फिर रहे हैं, बातें हो रही हैं, क्या क्या बातें हो रही है, मैं आपके प्रोग्राम में सारी बातें कर नहीं सकता, तो मैं थोड़ा मोहतात अंदाज से बोल रहा हूँ। तो वो चीज जो है आप कर नहीं सकते इलेक्शन से। वो आइन जो है, आइन का क्या हमने हशर कर दिया है? क्या उस बेचारे जो डॉक्यूमेंट है उस पे क्या बीत रही होगी, कहाँ हमने रख दिया है, वो हमें ख्याल है नहीं। मईशत का हाल जो है आप जानते हैं, महंगाई का है, महंगाई का तो जिक्र ही ना करें, वो तो अब वहां पहुंच चुकी है, लोग भी जो है उन्होंने बात करना छोड़ दिया है। तो इन मसाइल को कौन निपटेगा? कोई फरिश्ते आएंगे जो यहाँ के हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? क्योंकि हमने तो इमरान खान को ठीक करना है, हमने तो पीटीआई को सबक सिखाना है, भाई चले सिखा लिया, और बाकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? वो किसने करने हैं? और कोई अवाम की तायद के साथ आपने हुकूमत लानी है, ये नहीं लानी, क्या यही काम चलाना है आपने शहबाज शरीफ के साथ? क्या इनके पीछे अवाम है, इनको अवामी तायद हासिल है? हमें सब पता है कि मौजूदा स्ट्रक्चर जो है किस जोर पे खड़ा है, पीछे से किसने संभाला हुआ है, तो ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो इसका कोई हल है अयाज साहब के दोनों तरफ से बैठ के, या पीटीआई भी बैठे और हुकूमत भी बैठ के इसका कोई बीच का रास्ता निकाल सके? कोई हल नजर आता है आपको? देखे ना, कल जो बयान दिया इमरान खान ने कि यार बात करें और कोई सोल्यूशन नहीं है। मसला ये है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया है कि इमरान खान जब ये बात करते हैं तो ये जो नून दीजिए ढूंढची नहीं होते, वो जो तूतियां बजाते हैं, वो बिल्कुल फप्तियां कसने लग पड़ते हैं कि हाँ तरले कर रहा है, अब इसे मुज़ाकरात याद आए हैं, अब देखे ना कैसे गर्दन पे वो गिरफ्त पहुंची है, अब तो मिन्नतें कर रहे हैं। यार ऐसे जब जवाब आएंगे, ऐसे जहनियत जब मिनिस्टरों की होगी, तो फिर कौन से आप आगे जाएंगे? ये तो लगता है कि जो हमारी गवर्निंग क्लास है, जिसे आप हुक्मरान तबका कहते हैं, वो शऊर की सलाहियत से बिल्कुल महरूम हो गई है। हम सही सोच ही नहीं रहे। भाई इससे ज्यादा मुल्क की हालत क्या खराब हो सकती है? ये 71 से ज्यादा डेंजरस है, ज्यादा खराब है। 71 में ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं था, 71 में ये इन्फ्लेशन नहीं थी, तो अब ये इतने हालात पहुंच चुके हैं, क्या करना है? लेकिन सर मसला ये है ना कि यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात नहीं होती है, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात नहीं होती है कि महंगाई कान तक पहुंच गई, एक आम आदमी कितना सफर कर रहा है। बिल्कुल यहाँ कोई बात नहीं हो रही। ये तो यही है कि हमने ऐसे पकड़ना है, वो पकड़ना है। जिन ताकतवर हलकों को मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नजर पूरे मुल्क की सूरत हाल पे होनी चाहिए, उनकी सारी सोच जो है एक नुक्ते पे लगी हुई है कि इस जमात को और इसके लीडर को कैसे हमने फिक्स करना है, तो फिर तो ऐसे मसाइल हल नहीं होते ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा दूसरा सर, हमने देखा है कि माजी में जिस जमात को कलअदम करार दिया गया था, टीएलपी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने भी ऐलान किया है साद रिजवी ने कि अगर इलेक्शन टाइम पर नहीं होते हैं तो हम भी एहतजाज करेंगे, रैली निकालेंगे, मुल्क की रैली निकाली जाएगी, एहतजाज किया जाएगा। तो पहले तो इन्हें माजी में कलअदम करार दिया गया, अब वो रैली निकाल रहे हैं और इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये सिनेरियो क्या बनता है? और इंडिया में भी इसको कवरेज भरपूर मिल रही है और वो फ़ायदा, और मीडिया में भी इसको भरपूर कवरेज मिल रही है और ये फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। देखिए ना, बात तो मेन स्ट्रीम पार्टीज की करनी चाहिए, और ये जो फ्रिंज पार्टीज हैं, और खास करके जिनका एक वो मजहबी ओवरटोन्स है, उनके बारे में आदमी आप क्या कहें। लेकिन बहुत सारी ऐसी जमातें हैं, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि एकदम नमूदार हो रहे हैं और कोई रैलियां निकाल रहे हैं, कोई फलां किस्म के नारे लगा रहे हैं, जिससे आपको पता चलता है कि एक वो फिक्र, एक एंजाइटी हर एक को लाहक है कि मतलब एक डर खौफ का लगा हुआ, और किससे? एक जमात का डर लगा हुआ। भाई उस जमात को आपने फेस करना है तो सियासी मीन से करें ना। आप ऐसे तरीकों से हमने पहले भी देखा है,
देखिए, आज ये जो May 9 और आज ये मई का महीना अभी तक खत्म नहीं हुआ। हाँ जी। और डोमिनेट, आज आप अखबारात देखिए, एक चीज हर सुर्खी और खबर को डोमिनेट कर रही है, इमरान खान PTI, कौन छोड़ के गया, कौन ये है, किसका मुकदमा है। ये तो सिर्फ 15 दिन में ये सूरत हाल है। भाई अक्टूबर तक क्या बन जाएगा? रोजाना यही ऑब्सेशन होगी, यही चीज होगी, इससे हम निकल नहीं पाएंगे और कोई सोच किसी और तरफ जा नहीं सकेंगे। तो ये कोई अच्छी सूरत हाल तो नहीं है, मिसाली सूरत हाल तो नहीं है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा सर, आज इलेक्शन के हवाले से भी समाअत है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इस वक्त अदलिया और जो हुकूमत है आमने सामने आ चुकी है, बहुत सारे ऐसे जो सिनारियोज़ हैं वो भी हमें अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को भी मिले हैं, तो क्या आपको लगता है कि तौहीन अदालत लग सकती है अगर इलेक्शन नहीं होंगे, या क्या एक्सपेक्टेड फैसला आ सकता है? देखिए, चीफ जस्टिस जो हैं बहुत ही समझदार शख्स हैं और बहुत ही उनमें विजडम है और सोच विचार की सलाहियत है। वो कोई एडवेंचरर किस्म के लोग कोई शख्स नहीं है। मेरा ख्याल वो बड़े मतलब फूंक के कदम रख रहे हैं। अब कल एक और डिफरेंट केस में उन्होंने कहा था कि भाई आप तो कहते थे कि इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है, लेकिन ये जो अब मुल्क में हालात पैदा हुए हैं तो इसमें तो सिक्योरिटी पर्सनल ही हमें नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप कहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, 20 बिलियन इलेक्शन कमीशन ने पंजाब इलेक्शन के लिए मांगे थे, लेकिन आपने MNAs को नेशनल असेंबली में जो आपने फंड दे दिए वो 20 बिलियन के दे दिए। मतलब आप तजाद तो देखिए ना। तो वो ये चीजें कर रहे हैं, पर मेरा ख्याल है कोई ऐसे ड्रामेटिक चीज जैसे आप कह रही हैं तौहीन अदालत, ये मेरा ख्याल ये जो चीफ जस्टिस है बहुत ही समझदार आदमी है, ऐसे नहीं कर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला। अयाज अमीर साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया हमने पॉलिटिकल सिनेरियो में कि क्या हो रहा है, माजी में क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है, इन तमाम तर चीज़ों को हल किस तरह किया जा सकता। जनाब, वीकेंड का शो है और वीकेंड के शो में आपको मालूम है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि लाइटर नोट पर रहा जाए और लाइटर नोट पर रहकर आप लोगों का वीकेंड और भरपूर बनाया जाए। और जिस तरह आप लोगों ने फर्स्ट परफॉर्मेंस देखी है, बहुत ही जनाब खूबसूरत उन्होंने गाया है, बाकमाल आवाज़ है और जनाब क्या ही कहने हैं। और इस वक्त हमारे साथ रुहेल असगर मौजूद हैं जो कि सिंगर है और उनके साथ उबैद गिल हैं जो कि तबला नवाज़ है। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। अपना वीकेंड का शो जो है हमारा इनकी वजह से 4 चांद उसको लग चुके हैं। रुहेल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। बहुत खूबसूरत आवाज़ है रुहेल आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उबैद, आपको भी वेलकम कहती हूँ और आपने भी बहुत अच्छा बजाया है तबला माशाल्लाह। रुहेल, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कैसे स्टार्ट किया और कहाँ से सीखा आपने? मैट्रिक में था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिंगिंग करनी चाहिए। अच्छा। तो फिर पंजाब कॉलेज हाँ से मैंने FSC किया। ओके। और अभी पंजाबी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो मैट्रिक में मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिंगिंग करनी चाहिए और फिर पंजाब कॉलेज में मुझे चांस मिला। मैंने क्लास में गाया, टीचर्स ने कहा आपकी बहुत प्यारी आवाज़ है। तो फिर मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है आप। तो मैं उसके बाद से मैं करने लगा। उसके बाद फिर आप प्रोफेशनली गाना शुरू हो गए, कॉम्पिटिशन्स में जाना शुरू हो गए। तो फिर किसी से सीखा या खुद ही गा के? सुना बहुत है। अच्छा। और ये भी है कि जो अच्छा लिसनर है वो ही अच्छा सिंगर बन सकता है। बहुत ज़्यादा सुना मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब को। अच्छा। उनकी कवालियाँ मैंने सुनी है। हाँ। और फिर गज़ल में उस्ताद गुलाम अली खान साहब को ओके सुना है। और पॉप रॉक में देखा जाए, सेमी क्लासिक में देखा जाए तो अरिजीत को। अच्छा, तो मतलब आपको ज़्यादा क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, जॉनरा जो है? जी सारी म्यूज़िक ही पसंद है। हाँ। सारे जॉनरा से यही पसंद है मुझे, लेकिन क्लासिक में ज़्यादा करता हूँ। क्लासिक ज़्यादा करते हैं। तो उबैद, आपने कब से तबला बजाना शुरू किया था? मैं जब से मैंने होश संभाली तब से बजा रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपकी फैमिली में है ये? मेरे फादर तबला बजाते हैं। ओके, तो फिर आपने सीखा भी उन्हीं से होगा। वाह जी वाह, क्या बात है, और बहुत अच्छा आप तबला बजाते हैं। नेक्स्ट क्या रुहेल आप हमें सुनाने वाले हैं? मैं नुसरत अली खान साहब
सुना रहा हूँ कि मैं मुखड़े तो नजर आता हूँ। हाँ हाँ, क्या बात है, चलेगी। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब। और ना सिर्फ स्क्रीन पर मैं एंजॉय कर रही थी रोहेल की आवाज़ को, रोहेल के गाने को, बल्कि पूरे हमारे स्टूडियो में जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं जनाब, वो भी इनकी आवाज़ को, इनके गाने को बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। और इसीलिए जनाब मैं आप लोगों के साथ हमेशा यही अपने थॉट्स जो है शेयर करती हूँ कि पाकिस्तान में जनाब जो टैलेंट है ना उसकी कमी नहीं है। पाकिस्तान की सरजमीन टैलेंट से भरी हुई है। कमी है तो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की, कमी है तो प्लेटफॉर्म्स की, कि उन्हें आगे लेकर जाया जाए, उनका जो स्किल्स हैं, उनका जो टैलेंट है, उन्हें किस तरह पॉलिश किया जाए, उन्हें मौका दिया जाए कि वो आगे बढ़ के अपने टैलेंट को आप तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हम मुख्तलिफ जो टैलेंट होता है वो अपनी प्लेटफॉर्म पर उन्हें बुलाते हैं, जागो लाहौर में बुलाते हैं और आपकी और उनकी मुलाकात कराते हैं, आप तक उनकी आवाज़ पहुंचाते हैं कि आपको पता चले कि जनाब पाकिस्तान कितना टैलेंट से बड़ा भरा हुआ है। रेल बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, जो बेस है ना आपकी आवाज़ के अंदर बहुत ही अच्छी है। तो आगे है कि प्रोफेशनली इस चीज़ को परसू करना है, इस फील्ड को, और किसी से सीखना है, बाकायदा किसी को उस्ताद रखना है, इरादा है? प्रोफेशनल मेरा करने का पूरा इरादा है। जी इंशाल्लाह। तो अभी क्या पढ़ क्या रहे हो पंजाब यूनिवर्सिटी में आप? बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। अच्छा, मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहे कोशिश हो। है कि इस सीट में मैं भी बैठूं जिस पे आप क्या बैठे। क्या बात है। तो मतलब सिंगर भी बनना है आपने और मीडिया में एंकर बनना है, होस्ट बनना है, क्या करना है? एक्टिंग का भी है साथ। एक्टिंग का भी है, सारा कुछ एक साथ ही कर लेना है, शोबिज़ किसी जो है और ना को सारी आगे नहीं करनी आने है। देना। शोबिज़ जो है ना सारी करनी है। शोबिज़ में सारे जितने भी फील्ड है ना उन सब में आपने ही जी, छाना है। अच्छा जी, क्या बात है। तो घर वालों की तरफ से सपोर्ट है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह फुल सपोर्टिव है पेरेंट्स सारे। फुल सपोर्टिव हैं। घर में भी इसी तरह महफिलें लगती रहती हैं, रोहेल गाते रहते हैं या नहीं? जी मैं गाता रहता हूँ, और कोई नहीं गाता। और कोई नहीं गाता? तो घर में और किसी को पसंद नहीं है गाना, या पसंद है वो? पसंद है लेकिन गाता मैं ही। गाते आप ही है। तो यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिशन्स होते हैं या म्यूजिक सोसाइटी वहाँ पे होगी तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं आप? जी मैं करता हूँ। मैंने रिसेंटली लम्स म्यूजिक फेस्टिवल विन किया। अच्छा जी और उससे पहले आई थिंक साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का म्यूजिक फेस्टिवल वो भी विन किया। हाँ। और फास्ट म्यूजिक फेस्टिवल वो भी विन किया। जो सारी यूनिवर्सिटीज़ का होता है। जी हाँ जी। तो उसमें जाता हूँ, विन करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है।